नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। कहते हैं बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर होता है। दरअसल अगर भारत को हम समझने की कोशिश करें तो भारत जीडीपी के लिहाज से विश्व की 8वीं अर्थव्यवस्था माना जाता है। आज तस्वीर कुछ भी हो, लेकिन आज से 300 साल पहले तक भारत के दुनिया के खजाने का 22% हिस्सा भारत के पास होता था, लेकिन यह रह गया है घटकर के करीब जो है आजादी के बाद 4% के आसपास, और अभी तो 2.5% के आसपास चीजें हैं हमारे पास। लेकिन इसके बाद जो चीजें आगे बढ़ी, यानी 1947 के बाद, उसमें देश की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की गई। उसको लेकर आगे उसकी पिक्चर रखी गई, उसको क्रियान्वित करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, और उन योजनाओं के द्वारा जो चीजें सामने निकल करके आई, जहां से हमने अपना सफर शुरू किया था और जहां हमें जाना है, उस सफर में जो पड़ाव आए, उस सफर में जो मुश्किलात आई, उनसे हम कैसे आगे निकले और कहां तक हमें जाना चाहिए था, हम कितने पीछे रहे, इन सब चीजों को समझने और जानने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे साथ डॉक्टर आमिर उल्लाह खान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आमिर जी। हमारे साथ HKL मग्गू साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं फाइनेंस एंड बजट AEPC के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर एक बात यह है जो हम अभी बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है या इन्वेस्टमेंट है, ये एक तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के चौखंबे होते हैं जिन पर अर्थव्यवस्था की इमारत खड़ी होती है। लेकिन जो अभी ताजा बजट आया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये बजट पूरा का पूरा फार्मर सेंट्रिक है, इसलिए क्या ये इस अर्थव्यवस्था में जो किसान जो सेक्टर है, जो खेती है, कृषि है, उस सेक्टर को बचाने के लिए उठाया गया कदम है या फिर किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मद्देनजर उठाया गया कदम है? दोनों बातें हैं। जी मग्गू साहब। मेरा कहना यह है, मानना यह है कि किसी भी देश को उन्नति के लिए, आर्थिक व्यवस्था ठीक करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। पहली चीज़ तो प्रोडक्टिविटी, जिसमें इंडस्ट्री होती है। दूसरी ग्रामीण व्यवस्था को उठाना। तीसरा एग्रीकल्चर, फार्मर्स। बिल्कुल। और इस बजट में जो हमारे प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट दिया है, वो इसमें बिल्कुल ठीक लागू होता है। ग्रामीण के लिए है बजट, और प्रो पुअर भी है, गरीबी को उठाने के लिए भी है, और प्रो फार्मर्स भी है। अब जैसे देखा जाए कि इसकी पहलात तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम था कि मेक इन इंडिया किया जाए, मेक इंडिया का एक स्थापना की जाए। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन यूज होगी, बाहर से सामान कम मंगाना पड़ेगा, निर्यात में फायदा होगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब अभी हमें, चूंकि ये पूरा का पूरा बजट जो है वो किसान सेंट्रिक है, इसलिए थोड़ी बात उस पर जरूर करनी चाहिए। अगर हम बात खेती की करें तो हरित क्रांति का लक्ष्य लेकर देश के किसानों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर देश के अवाम का पेट भरना शुरू किया। वो उसमें कामयाब भी रहे, देश में अन्न के भंडार भरे गए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका फायदा जिन किसानों ने उस क्रांति को अंजाम दिया, वही नहीं उठा पाए। वो उस दौड़ में सबसे पीछे हैं, विकास की दौड़ में खास तौर पर। तो हम कैसे समझें इस सारी तस्वीर को कि जैसे उदारीकरण का जब मामला आया तो यूपीए सरकार के किसी एक मंत्री ने उस समय ये कहा था कि हम उदारीकरण के दौरान हमने सबके विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसलिए अमीरी और गरीबी की एक बड़ी खाई जो है वो पैदा हो गई। शायद वो 65-70% किसान या रूरल जो एरिया है वो उसमें शामिल था। बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने। इसके लिए हम ये समझें कि हमने पिछले 65 साल में क्या किया। हमने ये किया कि जब हमने 1960 के दशक में एग्रीकल्चर पे हमने फोकस किया तो हमें बड़ी कामयाबी और फौरन मिली।
बिल्कुल। हम अपने सीरियल प्रोडक्शन में, राइस और वीट वाले प्रोडक्शन में हम बहुत आगे निकल गए, फूड सेल्फ सफिशिएंसी आ गई। भूखमरी जो होती थी 1910 में और 1942 में, वो खत्म हो गई। लेकिन हमने किया क्या उसके बाद फिर हमने कृषि क्षेत्र को बिल्कुल भुला दिया। हम फिर सारा फोकस अपना ले आए सर्विसेज और इंडस्ट्री पे। हमको बहुत बड़ी देर के बाद ख्याल आया कि हमें ये इस सेक्टर को दोबारा देखना चाहिए। हमने जो लिबरलाइजेशन किया, हमने जो बहुत तरक्की की 90s में, वो सारी इंडस्ट्री और सर्विसेज में की। वो इस वजह से कि हमने एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही छोड़ दिया। अगर हमने कोई सेक्टर को के पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जिसको बिल्कुल लिबरलाइज नहीं किया, वो सेक्टर था एग्रीकल्चर का। अभी भी देखिए आप, आज भी एक छोटा सा कदम लिया है कि फूड प्रोसेसिंग के मार्केटिंग में एफडीआई आएगी। बिल्कुल। ये क्यों नहीं कहा कि एग्रीकल्चर में एफडीआई आएगी? क्योंकि अभी भी हम एग्रीकल्चर को रखते हैं बगल में, छुपा के, बचा के, ये नहीं जानते हुए कि जितना आप उसको बचाओगे, जितना आप उसको प्रोटेक्ट करोगे, जितना आप उसको कंपटीशन से दूर रखोगे, वो उतना ही पिछड़ा रहेगा। अब आप देखिए होता क्या है, मैं हूं गुड़गांव का रहने वाला, मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, बिल्कुल बंजर बेकार जमीन, मैंने उसको बेच के मैं करोड़पति बन गया। आप हो बड़े बढ़िया इलाके के, जहां पे आपकी सिंचाई भी है, पानी भी है, आप उस जमीन को बेच नहीं सकते। आप वही गरीब के गरीब रहे और मैं कुछ नहीं करके अमीर। लेकिन उसका नतीजा एक ये भी होता है कि एक ये अंदाजा है कि करीब 90-95 साल पहले तक अमेरिका के अंदर 85-90% किसान थे, फार्मर थे। आज उनकी संख्या घट करके 3% से भी कम रह गई, 8 लाख। ठीक है, हाँ 3% से भी बहुत 2.5-3%, 2% के आसपास है। आज लोग कहते हैं कि उनको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है वहां किसानों को। किसान जो है, अब वहां पर जो अगर इस तरह से लोगों को खुला छोड़ दिया जाए किसानों को, तो जो बड़े जिन लोगों के पास पैसा है, वो किसानों की जमीन जो है आप कह रहे हैं वो बेच देंगे, या बेचने के लिए उन्हें मजबूर होना ही पड़ेगा, और किसान वहां से पूरी तरह से अपनी जमीन से कट करके वो कंपनी की ओर चला जाएगा। ये भी सवाल उठता है कि कंपनी में ही मजदूर बनेगा फिर। तो ये कई तरह के सवाल भी उसके साथ। हाँ, ये बहुत सही, और ये हमें इस बात की जिम्मेदारी भी रखनी चाहिए कि हम उन किसानों को जो फार्मिंग करना चाहें, उनको हम पूरा बढ़ावा दें, जैसे हम इंडस्ट्री को देते हैं, जैसे हम सर्विसेज को देते हैं। आप यूरोप में देखिए, यूरोप में भी यही हाल है, जो कि किसान क्यों बनता है कोई, या किसान क्यों रहता है, क्योंकि उसको वहां पे फायदा दिखाई देता है। लेकिन कंपनी और किसान की जंग में कौन बचेगा? मुझे लगता है कंपनी ही। कंपनी तो बचेगी ही बचेगी, बिकॉज जैसे आपका कहना कि अमेरिका में किसान कम हो गए, उसी हिसाब से अगर हिंदुस्तान में भी कम होते जाएंगे तो जरूरी बात है उस पर दबाव पड़ेगा किसानों पर। बिल्कुल, बिल्कुल। पर इस बजट में जो किया गया है उसमें बहुत सोच समझ कर किया गया है। एक रूरल डेवलपमेंट को बढ़ोतरी दी गई है, कनेक्टिविटी लाए गए हैं। देखो, आप विलेजेस को आप डिजिटल इंडिया के हिसाब से चलिए, तो आज एक गांव का आदमी रहने वाला या बच्चा, वो जो है, जो अनपढ़ है, जिसके यहाँ स्कूल नहीं है, शिक्षा के साधन नहीं है, और अगर वहाँ टीवी है, तो शिक्षा प्रणाली में भी डिजिटल इंडिया के हिसाब से डिजिटल से पढ़ाई देखी जाएगी। बिल्कुल, बच्चे पढ़ सकते हैं, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो उसके बाद अपना जॉब भी ले सकते हैं। एक बात ये देखी जा रही है कि एक जमाना था जब जीडीपी में खेती का योगदान आधा था करीब, लेकिन आज वो घट करके जो है 20-22% तक सिमट गया है। इसको कैसे मजबूत किया जाए? इसको ये तो हो गई। अगर आप कहीं भी देखें, अमेरिका का आपने उदाहरण दिया, चाइना का, इंडिया का, तो होता यही है कि शुरू में जब हमारी या सर्विस सेक्टर ने एक बड़ी रेखा नीचे खींच दी और वो रेखाएं जो है वो बाकी छोटी पड़ गई। देखिए बात ये है कि आप जब फीसद के हिसाब से कहते हैं तो वो छोटा लगता है, लेकिन जब आप उसको डॉलर के हिसाब से या रुपए के हिसाब से, तब वो बहुत बड़ा ही। आप $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 15% अभी भी एग्रीकल्चर है, यानी कि $300 बिलियन हमारा एग्रीकल्चर है। बहुत बड़ा सेक्टर है, दुनिया के बड़े सेक्टर्स में से एक है। तो आप इसको परसेंटेजेस में ना देखें, इसमें ये देखें कि योगदान क्या होता है। होता ये कि जैसे आप इंडिविजुअल भी देखें कि जैसे हमारी तनख्वाहें बढ़ती रहती, हमारा खाने पे खर्च कम होता रहता है, और वो होना भी चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो आप 50 लाख रुपए का खाना खा लें। आपको चाहिए कि आप कम से कम खर्च करें, और वही होता है। 15% इज अच्छा फिगर है। हम थोड़ा सा इंडस्ट्री पर भी, अगर इस समय भी शायद थोड़ा कम रहेगा, इसलिए
जो तीन बातें जो शुरू हुई देश में, इनका शायद आपस में कुछ कॉम्बिनेशन भी है। मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप है, उसके साथ मुद्रा है। बिल्कुल, ये सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं और ये देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको कितना बूस्ट कर सकती है, आपका क्या अनुमान मैं है? आपको स्किल इंडिया पर एक उदाहरण देता हूं। स्किल इंडिया जब ये गवर्नमेंट की स्कीम स्टार्ट हुई तो हम AEPC में हमने 171 सेंटर ऑल ओवर इंडिया खोले। ओके। 23 स्टेट्स के अंदर, 23 स्टेट्स के अंदर हमने सेंटर्स खोले। 85 सिटीज में सेंटर खोले और उन लोगों को शिक्षा दी जो कि 10वीं पास थे या चौथी पास थे। बिल्कुल। जब उन लोगों को हमने शिक्षा दी तो हमने पिछले 3 साल के अंदर 2 लाख से ज्यादा बंदे ट्रेन कर दिए हमने। और उसका फायदा क्या हुआ है कि आज गांव की औरत अगर वो काम सीखती है तो 300 घंटे ट्रेनिंग के अंदर वो एक टेलर बन सकती है। तो उससे एक इकोनॉमी में बहुत फायदा होने वाला है कि एक विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को नौकरी मिलना, महिला को नौकरी मिलना, गरीब वर्ग को ऊंचा उठाना, सोसाइटी में जो पहले डिफरेंस बहुत ज्यादा था वो अब कम हो जाएगा। बिल्कुल। ये सेक्टर के बारे में मैं जितना कहूँ कम है। हमारा जो अपैरल सेक्टर रहा है उसका योगदान इतना बड़ा रहा है हमारे मुल्क में जो बाकी सेक्टर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो स्किलिंग की है और जो एम्प्लॉयमेंट दिया है अनस्किल्ड लोगों को, वो उसकी हमने वापस रेस्पेक्ट नहीं दी इस सेक्टर। अगर हम आपसे सेवाओं की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, उसमें जो आउटसोर्सिंग जैसा बड़ा इशू है, अमेरिका के लोग भी, वहां का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी जलता रहता है भारतीय लड़कों से कि हमारा पैसा क्यों ले जा रहे हैं। तो ये सब जो है वो कितना आप उसमें देख रहे हैं कि उसमें संभावना कितनी है? हमको ये तो पता चल गया है कि हमारी स्ट्रेंथ सर्विस सेक्टर है। बिल्कुल 65% हम सर्विस सेक्टर हैं और हम बढ़िया सर्विस सेक्टर। अगर आप देखें हमारे पास जो अच्छी बढ़िया किस्म की पढ़ाई का इंतजाम है उसकी वजह से होता ये है कि हम सॉफ्टवेयर भी और आपको ताज्जुब होगा कि सॉफ्टवेयर की बात बहुत होती लेकिन हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का योगदान भी उतना ही बड़ा है, हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर का उतना ही बड़ा है, हमारा मेडिकल सेक्टर। तो हमारे पास जितने ये सर्विस सेक्टर्स हैं इनका योगदान बहुत ज्यादा है। मसला सिर्फ सर्विस सेक्टर का ये है कि सर्विस सेक्टर उतने ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं देता जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देता है या एग्रीकल्चर देता है या एग्रीकल्चर। उस वजह से सर्विस सेक्टर का योगदान एम्प्लॉयमेंट में कम होता है लेकिन आमदनी में बहुत ज्यादा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, समय की शायद बेहद कमी है। एक बात जो है वो जरूर हमारा जो पैनल है, हमारे जो मेहमान हैं उनकी ओर से सामने निकल करके आई कि अगर स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजें हैं, अगर उनको वास्तव में प्रैक्टिस में अगर वो जमीन पर उतरती हैं, जमीनी हकीकत से वो पूरी तरह जुड़ती हैं, तो इंडस्ट्री के क्षेत्र को बूम पर ले जाया जा सकता है। मसलन चीन के अंदर 40 लाख के आसपास वहां पर जो हैं जो स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं वो उन्होंने बनाए हैं और हमारे यहां उनकी संख्या हजारों में है, जिसको लाखों में करना जरूरी है क्योंकि हम भी उतनी ही बड़ी आबादी हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये सब होता है तो जो देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट की अलग और बाकी सब चीजें, मेक इन इंडिया जैसी जो उनकी योजनाएं, परियोजनाएं या सपने हैं, उन सपनों को देश के लोग और देश का नेतृत्व मिलकर के बुन सकता है और एक नई तासीर और एक नई तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।